नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे जीएस दृष्टि, चित्रात्मक प्रस्तुति, सामान्य भूगोल। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर वीडियो बन चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देखिए। पूरी बुक जो है उसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग अनुक्रमणिका देख लेते हैं, क्या क्या हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये पूरी बुक का समाकलन होगा, इसमें पार्ट वाइज है, ये पहला पार्ट है। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत की प्रजाति एवं जनजातियाँ, भारत की भाषाएं, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इसके बाद विविध और फिर विश्व का भूगोल। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले भारत का भूगोल, और इसमें जो है सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे भारत के बारे में। उसमें क्षेत्रफल है, अक्षांशीय विस्तार है, भारत एवं कर्क रेखा है, मानक समय है, दूरस्थ बिंदु है, और सीमावर्ती देश। तो ये सारी चीज़ें हम सामान्य परिचय में देखेंगे भारत के बारे में। ठीक है, तो विश्व में भारत के बारे में थोड़ा सा बातें जान लेते हैं थोड़ी सी। तो संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है भारत, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत, और ये एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और इसके पहले बात करें तो पहला स्थान पर रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का स्थान जो है 7वां है। ठीक है, संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भूभाग भारत के पास है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% जो है भूभाग क्षेत्र जो है भारत के पास है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत जो है पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है, और पहले स्थान पर जो है जनसंख्या की दृष्टि से चाइना आता है। तो ये था कुछ भारत के बारे में सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में सर्वप्रथम क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसकी भौगोलिक आकृति के बारे में बात करेंगे तो ये चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय मतलब भारत का मैप जो आपने देखा होगा, तो ये एक चतुर्भुज के आकार का बनाता है, इस टाइप का करके। ठीक है, तो ये चतुष्कोणीय कहा जाता है, इस टाइप का आकार भारत का मैप बनता भी। आगे इसमें भारत का मैप आएगा। इसके बाद मुख्य भूमि का विस्तार देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण जो है 3,214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार जो देखें तो उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर इसका अक्षांशीय विस्तार पड़ेगा भारत का, और देशांतरीय विस्तार में जो है पूर्वी गोलार्ध में भारत का देशांतरीय विस्तार पड़ता है। ठीक है, भारत की अवस्थिति के बारे में बात करें तो ये हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यानी भारत के दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है। आगे बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो अक्षांशीय विस्तार में पहले देखेंगे भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ये विभाजन करती है भूमध्य रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को जो है अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश की परिभाषा देख लेते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जो है अक्षांश कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अक्षांश का मापन जो है अंश, मिनट और सेकंड के द्वारा किया जाता है। विषुवत वृत्त इसका दूसरा नाम देखेंगे तो भूमध्य रेखा को ही विषुवत वृत्त कहा जाता है। और विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है, और दक्षिण में जो है दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये जो पृथ्वी का व्यास है, जो व्यास का इसको कहा जाता है विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। तो इसके उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध होगा, इसके दक्षिण में ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। ये भूमध्य रेखा है, फिर उत्तरी दिशा उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा के दक्षिणी दिशा में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। आगे बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में।
देखिए 111 किलोमीटर, दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री या 1 अंश के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में टोटल 89 हैं और दक्षिणी गोलार्ध में टोटल 89 हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की बात करें तो विषुवत एक अक्षांश रेखा है, विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा एक है। उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश रेखाएं टोटल 89 हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश रेखाएं टोटल 89 हैं। तो दोनों मिलाकर 179, यानी कि टोटल रेखाओं की बात करें तो 179 रेखाएं पृथ्वी पर। इसके बाद बात करते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा की। तो इसके विशिष्ट तथ्य के इसका अन्य नाम देखते हैं तो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। और काल्पनिक रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। और विशेष तथ्य में देखते हैं तो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर भागों में विभाजन करती है। आगे देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं जो है असमांतर रेखाएं होती हैं और इसकी परिभाषा जो है प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिण के ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, और विषुवत रेखा के 2 देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी जो है 111.33 किलोमीटर होता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तो भारत का विस्तार देख लेते हैं। तो उत्तरी अक्षांश यानी कि 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है और पूर्वी देशांतर में 97 डिग्री 25 मिनट होता है। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री जो है 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच पूर्वी देशांतर में पड़ता है। और उत्तरी अक्षांश में जो है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं इसमें। इसके बाद भारत के विशिष्ट तथ्य की बात में अवस्थिति जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतया स्थित है और इसका विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के मध्य है। ठीक है, इसके बाद भारत एवं कर्क रेखा के संबंध के बारे में देख लेते हैं, तथ्य के बारे में। तो कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, या फिर इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, दिन की अवधि में वृद्धि जो होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में वृद्धि होती है जो सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण होता है, जो कि ठीक है। कर्क रेखा का गुजरना, तो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 21 और 22 जून को सूर्य के उत्तरायण स्थित का सर्वोच्च बिंदु होता है, यानी 21 और 22 जून को सूर्य जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसके बाद कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उनके नाम हैं गुजरात, ठीक है, राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं टोटल जो कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो इसका अन्य नाम है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। और भारतीय मानक समय की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ठीक है, और भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध जो है भारत के 5 राज्यों से है। उसमें पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां आंध्र प्रदेश से आता है। ठीक है, इसके बाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो उत्तर प्रदेश में नैनी कहाँ पर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। ये भी एक पॉइंट याद रखना। इसके बाद पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना जो है कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री होती है। भारतीय मानक समय की बात करें तो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। कारण क्या है, प्रधान यामोत्तर के पूर्व में स्थित है इसलिए। आगे बात करते हैं प्रधान विशिष्ट तथ्य। तो उसमें जो है
प्रधान यामोत्तर के बारे में इसमें विशिष्ट तथ्य देखते हैं। तो कुल देशांतर रेखाएं 180 डिग्री पूर्व में, 180 डिग्री पश्चिम में, यानी कि 360 डिग्री टोटल हैं। ठीक है। महान वृत्त रेखा जो है सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन, यानी कि भूमध्य रेखा को कहा जाता है। ठीक है। प्रधान या फिर प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर जो है वो प्रधान यामोत्तर से पूर्व दिशा में जाने पर समय जो है जीएमटी के आगे हो जाता है, और प्रधान यामोत्तर से पश्चिम दिशा में जाने पर समय जीएमटी से पीछे हो जाता है। ठीक है। 0 से 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा आगे होता है, और 0 से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा पीछे चलता है। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य जो है अंतर जो होता है वो 24 घंटे का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर इसे काल्पनिक रेखा का संबंध इससे क्या होता है, तो भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व तथा पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई रेखा होती है। ठीक है। दूरस्थ राज्य बिंदु देख लेते हैं। भारत के जो सुदूर या दूरस्थ राज्य के कौन से हैं, तो देखिए सुदूर उत्तरी राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है, सुदूर पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, और दक्षिणी राज्य की बात करें सबसे दूर तो तमिलनाडु है, और पश्चिमी राज्य की बात करें तो गुजरात है। और इसके बाद राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक सुदूर क्षेत्र तो दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और उत्तरी भाग में लद्दाख है। इसके बाद भारत के दूरस्थ बिंदु की बात कर लेते हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए उत्तरी बिंदु, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। पूर्वी बिंदु की बात करें तो कीबिथू नाम है इसका, और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गुजरात में है, गुहार मोती उस जगह का नाम है, पॉइंट है जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का। इसके बाद दक्षिणी बिंदु की बात करें तो 2 पॉइंट हैं, एक है कन्याकुमारी तमिलनाडु। भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी पड़ेगी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और एक है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। समग्र रूप से अगर सभी रूप से देखा जाएगा तो होल पूरा देखा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन अगर भूमि की बात करें तो सबसे दूरस्थ बिंदु जो है दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म होना चाहिए। आगे देखते हैं सीमावर्ती देश। अब देखिए 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब इसमें हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश या सीमावर्ती देश हैं। ठीक है। तो भारत की भू सीमा जो है टोटल 15,106.7 किलोमीटर है, और द्वीप क्षेत्र सहित तटरेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद भारत के स्थलीय सीमा की बात करें तो उत्तर में जो है चीन और नेपाल है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, और इसके बाद पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, और उत्तर पूर्व में भूटान है, भारत के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। भारत मानव निर्मित सीमा साझेदार देश कौन कौन से हैं, तो देखिए वो 2 देश हैं टोटल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये इन दोनों देशों के जो है मानव निर्मित यानी लोगों द्वारा ये इनके सीमांकन किया गया, सीमा बनाया गया। ठीक है। इसके बाद भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की बात करें तो टोटल 9 हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये टोटल 9 देश जो है निकटतम पड़ोसी देश हैं भारत के। पाकिस्तान जो है मानव निर्मित प्राकृतिक और प्राकृतिक, ठीक है, दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार ये देश है, अकेला एक पाकिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भारत का वो स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। वो भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो वो है त्रिपुरा। ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है तो वो है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण। इसके बाद भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्य समय के मध्य कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। भारतवर्ष में गाँव की संख्या कितना है टोटल, तो 6,40,932। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में गाँव की इतनी संख्या है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, और जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो वो है अफगानिस्तान के साथ।
ये भी आपको याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद अगला बात करते हैं भौतिक विभाजन की। भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश की बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक प्रदेश भारत के। तो पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा आता है पर्यायद्वीपीय पठार और चौथा आता है तट एवं द्वीप। तो ये चारों इस टाइप के प्राकृतिक प्रदेश के अंदर बात करेंगे, ठीक है। अब पूरा चुंबकत्व में देखेंगे, एक अध्ययन की शाखा है जिसमें प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होता है। चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार बनाया गया था और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ें कुछ पूरा चुंबकत्व के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी है। आगे कुछ विशिष्ट तथ्य दिए हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो गोंडवाना जो भारत का स्थलीय पिंड है वो गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना लैंड के भूभाग के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो हैं, पहला भारत है, ठीक है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक। ये जो है 3 तो 5 क्षेत्र जो हैं भारत के और गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत क्षेत्र के आते हैं। इसके बाद मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प जो कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व था और संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था। आगे बात करते हैं तो हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास जो है वो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दो प्लेटों के बीच की स्थित टेथिस सागर के अवसादित चट्टान में वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है आज रखनी है हिमालय के बारे में, ठीक है, हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन, तो उसका परिणाम क्या हुआ, भारतीय प्लेट छोटी प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है बड़ी प्लेट के बीच का टकराव होता है, ठीक है। इसके बाद आगे पॉइंट बात करते हैं तो पर्यायद्वीपीय पठार संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम यह भाग है भूगर्भीय भाग में रूप में, ठीक है। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है प्रायद्वीपीय भाग में। प्रायद्वीपीय पठार का बहिस्रायी है मेघालय का पठार, ठीक है। भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक किया हुआ है। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से हुआ है। फिर आगे बात करते हैं ट्रांस हिमालय का, ठीक है। ट्रांस हिमालय नहीं, अभी इसके आगे देख लेते हैं। तो परीक्षा उपयोगी तथ्य कुछ है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है। तो ये जो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला जो युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, ठीक है। अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों तथा तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला इससे संबंधित है। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो उसमें हम बात करेंगे बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, ठीक है। अब बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों में आता है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखेंगे तो 8,848.86 मीटर है इसकी ऊंचाई, जो कि नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित किया गया है और यह विश्व की सर्वोच्च चोटी है। तो इम्पॉर्टेंट है ये चोटी। इसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम यानी कि भारत में स्थित है कंचनजंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे तो ये जो है हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, ठीक है। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी के बारे में पूछा जाएगा तो वो होगा ट्रांस हिमालय। इसका अन्य नाम एक है तिब्बत हिमालय भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसी हिमालय में कैलाश पर्वत स्थित है। ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ठीक है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, उनके नाम है काराकोरम जिसको केटू कहा जाता है, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये 4 श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से है। तो ये नवीन बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो वो है हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति क्या है, तो असममित है, ठीक है, असममित।
ये आपको याद रखना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये एग्जाम में भी रिसेंट पूछा गया। हिमालय की रचना जो है समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय श्रेणी जो है प्राचीनतम श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है, किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का, ठीक है। और इसके बाद हिंदू धर्म का वो पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वत के पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, उसका क्या नाम है? तो वो कैलाश पर्वत है, ठीक है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। हिमालय की चौड़ाई हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में इसकी कितनी चौड़ाई है? तो 400 किलोमीटर की चौड़ाई है कश्मीर में। पामीर की गांठ जो है कहाँ पर स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है, जो कि तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रमशः हुई थी, तो ये सेनोजोइक काल एवं क्रिटेशियस काल में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद हम बृहद हिमालय के विशिष्ट तथ्य के बारे में देखेंगे। तो इसका अन्य नाम है ग्रेट या फिर महान हिमाद्री आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, और यह हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है ओलिगोसीन युग में हुआ है। और इसके जो चोटी की बात करें तो अन्नपूर्णा और धौलागिरी चोटी जो है क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है बृहद हिमालय के बारे में, ठीक है, जिसको ग्रेट या महान हिमालय भी कहा जाता है या फिर आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। तो उसकी दो प्रमुख चोटी हैं, अन्नपूर्णा और धौलागिरी चोटी, जो कि नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का जो है मैप्स पर देख सकते हैं। देखिए यह है पामीर गांठ, पामीर गांठ है, पामीर पठार है जो ग्रंथि है, और इधर जो है ये हिंदुकुश पर्वत है, और इधर कुनलुन श्रेणी है, ठीक है। इसके बाद देखिए काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम श्रेणी ये आता है। इसके बाद लद्दाख श्रेणी आता है, इसके बाद जास्कर श्रेणी आता है, इसके बाद पीर पंजाल आता है, इसके बाद शिवालिक आता है। तो ये सारी श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है। अब इसी काराकोरम या काराकोरम, हाँ, लद्दाख श्रेणी की आगे बढ़कर जो है यहाँ पे कैलाश श्रेणी आता है इसी में, ठीक है। और ये जो उत्तराखंड में दो पर्वत हैं, एक है कामेत पर्वत और एक है नंदा देवी पर्वत, ठीक है। और ये हिमालय के ही भाग अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके डिवाइड किया गया है नामों से। अब अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो एक पर्वत है नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाता है, और यहीं अरुणाचल प्रदेश में एक है मिसमी पहाड़ी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ही डफला पहाड़ी है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतियाँ, ठीक है, ये तीनों जो है यहाँ पे पड़ती हैं। इसके बाद मिजो पहाड़ियाँ जो है ये मिजोरम में पड़ती हैं, और ये नागा पटकाई बुम ये इस तरीके से पहाड़ी है जो कि नागालैंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो कि आपने देखा। इसके बाद हम देखेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसका अन्य नाम जो है वो मध्य हिमालय है, और इसमें घाटियाँ जो है कश्मीर की घाटी और कांगड़ा की घाटी एवं कुल्लू की घाटी, तीन घाटियाँ इस लघु हिमालय में पाई जाती हैं। इसका निर्माण जो हुआ है वो मध्य मायोसीन युग में हुआ है। इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है वो पीर पंजाल की श्रृंखला है, जो सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है, लघु हिमालय की। इसमें अन्य श्रृंखलाएँ हैं तो धौलाधर श्रेणी है, महाभारत श्रेणी, ये सारी जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय की ऊंचाई जो है 3,700 मीटर से 4,500 मीटर तक है, और इसकी चौड़ाई जो है 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच रेंज में है। आगे बात करते हैं बाह्य या उप हिमालय की, ठीक है। बाह्य या उप हिमालय, इसका अन्य नाम है शिवालिक श्रेणी, और इसे नवीन हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे नवीन श्रेणी की आती हैं। शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाह्य या बाहरी श्रृंखला है, और इसका निर्माण जो प्लायोसीन युग में हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर के रेंज में है, और चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर के रेंज में। इसमें जो है लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी दून कहा जाता है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि बाह्य हिमालय या उप हिमालय के मध्य में स्थित है, ठीक है। हिमालय का भौगोलिक विभाजन देखेंगे। देखिए इसके भौगोलिक विभाजन की बात करें तो वर्गीकरण जो है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है,
और ये पश्चिम से पूर्व, मतलब मैप में, नक्शे में आप देखेंगे मानचित्र में, तो पश्चिम से पूर्व देखेंगे तो सबसे पश्चिम में पड़ेगा आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। इसके बाद कुमाऊं हिमालय, फिर इसके बाद नेपाल हिमालय, और इसके बाद सबसे पूर्व में असम हिमालय पड़ेगा। तो इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। पंजाब हिमालय में 2 नदियाँ प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, सिंधु नदी और सतलुज नदी, ठीक है। और इसके मध्य जो है हिमालयी भाग स्थित है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय भी जो है सतलुज नदी और काली नदी फेमस है, और इसके मध्य हिमालयी भाग स्थित है। नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है, और इस असम हिमालय में तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है। तो ये इस तरीके से इसका जो है वर्गीकरण हुआ, भौगोलिक विभाजन हुआ। अब दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैप पर दिखाया गया पर्वत श्रेणी और पहाड़ी, डफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, नागा हिल्स, गारो खासी जयंतियाँ, मिजो हिल्स, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार, अरावली श्रृंखला, विंध्य पर्वत, सतपुरा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो ये सारी पहाड़ियाँ जो है दी गई हैं। आगे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, और इसमें जो है प्रायद्वीपीय पठार के विशिष्ट तत्व देखेंगे तो मेज की आकृति के समान एक स्थल है ये प्रायद्वीपीय पठार, और इसका निर्माण जो है गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण से हुआ है, ठीक है। इसका मुख्य भाग जो है मध्य उच्च भूमि है, और दक्कन का पठार इसका मुख्य भाग है। इसका जो है अवयव है क्रिस्टलीय आग्नेय शैलें और रूपांतरित शैलें, 2 प्रकार की शैलें प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट का जो है अन्य नाम इसका है सह्याद्री, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर के पास है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुडी चोटी है, जो कि केरल में स्थित है, और इसकी सब ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। इसका विस्तार क्षेत्र देखेंगे तो गुजरात से तमिलनाडु तक पड़ता है, लगभग 1500 किलोमीटर था, ठीक है। पश्चिमी सागर तट के समानांतर ये पड़ता है, और ये तापी नदी के मुहाने उत्तर से लेकर कुमारी अंतरीप तक दक्षिण में ये पड़ता है, इसका विस्तार, ठीक है। स्थलाकृति की बात करें तो ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, और पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट शैलों से हुआ है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ग्रेनाइट और नीस शैलों से हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट, नीस शैल और बेसाल्ट शैलों से हुआ है, ठीक है। और गोवा से दक्षिण ये इसका निर्माण हुआ है। भ्रंशोत यानी कि ब्लैक पर्वत का यह उदाहरण है पश्चिमी घाट, और इसका निर्माण जो है वो अरब सागर में अपसवल द्वारा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अरावली श्रेणी के बारे में। इसका विस्तार क्षेत्र पहले देखते हैं, तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार क्षेत्र है। निर्माण इसका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, ठीक है। विशेषता इसकी क्या है, तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, और ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें अरावली श्रेणी की, तो गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। भारत में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि ये पर्वत जो किस अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन है, ब्लैक पर्वत के उदाहरण कौन है, तो यह आपको याद रखना। आगे बात करते हैं नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई की पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी अवस्थिति देखते हैं, तो कृष्णा और पेन्नेरू नदियों के मध्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है, ठीक है। इसके बाद सतपुरा श्रेणी के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो सतपुरा श्रेणी का विस्तार क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रों में पड़ता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, तो दक्कन पठार का यह एक भाग है। सर्वोच्च चोटी है सतपुरा श्रेणी की धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। सतपुरा श्रेणी के उत्तर में जो है नर्मदा नदी बहती है, और सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में जो है ताप्ती नदी बहती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी अवस्थिति जो है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है दोद्दा बेट्टा है, और जो इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। तो ये आपको याद रखना, नीलगिरी पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, दोद्दा बेट्टा। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए मैकाल श्रेणी है एक, जो कि सतपुरा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। महादेव की पहाड़ियाँ हैं,
और यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का वही भाग है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और तीसरा है गड़जात पहाड़ियाँ जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। तो तीनों श्रेणियाँ आपको याद रखना है। आगे है रामगिरी की पहाड़ियाँ जो कि ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर के ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है सेवराई की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु के सेलम कस्बे के निकट अवस्थित है। और इसके बाद एक है कार्डामम की पहाड़ियाँ जो कि केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं पर्वत चोटियों के बारे में। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये जो है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी अवस्थिति देखें तो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं केटू का अन्य नाम है माउंट गाडविन ऑस्टिन। ठीक है। और ये भारत का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। इसकी अवस्थिति जो है वह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। तीसरी बात करते हैं कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी अवस्थिति जो है वह सिक्किम में पड़ता है भारत में। ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। नेक्स्ट चोटी है नंदा देवी जो है भारत की सबसे चौथी ऊंची चोटी है और संपूर्ण क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित है। ठीक है। ऊंचाई 7,816 मीटर है। ठीक है। पर अच्छा उपयोगी तथ्य जान लेते तो भारत में कोयला का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है तो गोंडवाना शैल में ही पाया जाता है। ठीक है। करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है तो ये कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है करेवा भू आकृति। ठीक है। विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों से संबंधित कौन सी श्रेणी है तो वो है हिमालय पर्वत श्रेणी। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती को घोषित किया गया है। तो क्या घोषित किया गया? वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी GIAHS घोषित किया गया है। भारत की प्रमुख चोटियां जो है मैप द्वारा आप लोग देख सकते हैं। ग्लेशियर भूम ये ठीक है। बोर्ड पीक, नंगा पर्वत, गाडविन ऑस्टिन और इसके बाद सल्तारो, कांगड़ी, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो आप ये चोटियां जो है भारत में देख सकते हैं। भारत की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं भारत की प्रमुख घाटियां। तो सबसे पहला उसमें कुल्लू घाटी जो फेमस है। ठीक है। इसकी अवस्थिति जो देखेंगे तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर्यटक लोग अधिकांश घूमने जाते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं नेलांग घाटी। तो नेलांग घाटी जो है ये इसकी अवस्थिति देखेंगे तो ये भारत चीन सीमा के निकट उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर जो 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए ये बंद कर दिया गया था। ठीक है। जिसको बाद में मई 2015 से पुनः पर्यटकों के लिए खोला गया है। इसके बाद तीसरी घाटी है जूकू घाटी की अवस्थिति जो है नागालैंड में है। चौथी है यूथांग घाटी जो कि गंगटोक सिक्किम में स्थित है। इसका अन्य नाम है हॉट स्प्रिंग। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं सांगला घाटी की स्थिति जो है किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह जो है पर्वत चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। ठीक है। एक घाटी और है मरखा घाटी जो कि स्थिति इसकी लद्दाख में स्थित है मरखा घाटी। भारत के प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं। तो भारत के प्रमुख दर्रों में सबसे पहला दर्रा है जोजिला दर्रा। ठीक है। जोजिला दर्रा जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये जास्कर श्रेणी में स्थित है और ये जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ने का मार्ग है। ठीक है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है या लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजिला दर्रा। इसके बाद दूसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा जो कि जवाहर सुरंग की अवस्थिति है और ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है यानी कि जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग बनिहाल दर्रा से होकर जाता है। आगे है पीर पंजाल जो कि ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है इसका और ये कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग होता है। ठीक है। इसके बाद सिपकीला दर्रा जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जाता है तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। आगे भारत के प्रमुख दर्रों की बात नक्शे में देख लेते हैं। तो मिंटेक दर्रा यहाँ पे है, पीर पंजाल यहाँ पे, बनिहाल यहाँ पे। ठीक है। जोजिला, बड़ा लाचा, नीति, सिपकीला, माना, लिपुलेख, नाथुल्ला, बुमला, दीपू, पांगसांग, तीजू, जेलेपला सारे दर्रे हैं जो आप लोग देख सकते हैं। थाल घाट, भोर घाट इधर है पश्चिमी घाट पर और पाल घाटी 3 घाट इधर हैं दर्रे हैं। ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं जो कि राज्यवाद। तो लद्दाख क्षेत्र में जो है खारदुंगला, चांगला,
काराकोरम और जोजिला दर्रा, ये लद्दाख में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं, तो इसमें देख लेते हैं बड़ा लाचा, सिपकीला, रोहतांग, यांगजी दीवान, भाभा, मणिरंग और पारंगला, इतने सारे दर्रे जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। सिक्किम में 2 दर्रा है, नाथुला और जेलेपला, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे हैं। तो उत्तराखंड के दर्रों की बात करें, मुलिंगला, नीति, कुंगरी, भिंगरी, रलाम, सिरला, नामा, लिपुलेख दर्रा और माना, ये सारे जो हैं उत्तराखंड में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सेला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा और बमडीला दर्रा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, तो लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड का ये दर्रा जो है पूछा जाता है। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है, भारत चीन सीमा पर अवस्थित है और ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। माना दर्रा, जो कि इसका अन्य नाम है चिरबितिया ला या डूंगरी ला, ठीक है, ये भारत और तिब्बत के मध्य अवस्थित है और इसका विस्तार जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक है। सिक्किम राज्य से संबंधित प्रमुख दर्रे, तो 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। नाथुला की विशेषता क्या है, समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारत और चीन के मध्य स्थित है और ये तीसरा पॉइंट है सीमा व्यापार का, ठीक है। जेलेपला जो है गंगटोक से लहासा तिब्बत जाने वाले मार्ग का गुजरता है इससे, और यह दार्जिलिंग जाने का भी मार्ग है जेलेपला, तो इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे और उससे संबंधित चीज़ें, तो बमडीला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला और लहासा तिब्बत को जोड़ने वाला ये दर्रा है, ठीक है। इसके बाद तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में स्थित है और ये जो है इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने के मार्ग का दर्रा है, गुजरता है, ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट दर्रा है यांग्याप दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसके निकट ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो दीफू दर्रा है। दीफू दर्रा की स्थिति अरुणाचल प्रदेश और ये भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है, ठीक है। पांगसार दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा जो है वो है पहला थालघाट दर्रा, ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो है मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क और रेल मार्ग से गुजरता है इस दर्रे से, ठीक है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता का सड़क और रेल मार्ग गुजरता है इस दर्रे से, ठीक है। दूसरा है भोरघाट दर्रा, जिसका अन्य नाम है खांडला घाट और यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसमें जो है मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई का रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है, ठीक है। तीसरा है पालघाट दर्रा, इसका अन्य नाम है पलक्काड़ गैप, जो कि केरल में स्थित है और इससे संबंधित तथ्य है कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इडोर्स का जो है रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, तीनों दर्रे जो कि पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। आगे परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा का नाम क्या है, तो वो है पालघाट दर्रा, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। भारत चीन युद्ध जो 1962 के दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, वो कौन सा दर्रा है, तो वो है नाथुला दर्रा, ठीक है। देवताल झील से संबंधित दर्रा कौन सा है, माना दर्रा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो यांगजी दीवान दर्रा है। खारदुंगला और बड़ा लाचा दर्रा क्रमशः कहाँ पर है, तो खारदुंगला जो है वो लद्दाख में और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। किंगरी बिंगरी यानी कुंगरी भुंगरी नामा तथा मुलिंगला दर्रा की अवस्थिति कहाँ पर है, तो ये सारे उत्तराखंड में, ठीक है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ का उदाहरण क्या है, तो भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण है ये। उड़ीसा के गढ़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है, तो वो गोंड जनजाति है, ठीक है। आगे देख लेते हैं विशिष्ट तथ्य, तो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति निवास करती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है, ठीक है। केरल एवं तमिलनाडु क्षेत्र राज्य की सीमा पर कौन सी अवस्थित पहाड़ी है, तो वो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों के सीमा पर अवस्थित एक पर्वत ग्रंथ का कौन सा उदाहरण, तो नीलगिरी पर्वतमाला है, जो कि तीनों राज्यों से मिलता है।
तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के राज्यों की सीमा पर। ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछा जाएगा कौन सी है, तो अनाईमुडी है उसका नाम। ठीक है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित कौन सी पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है, सतपुरा श्रेणी स्थित है। ठीक है। इसके बाद ब्लू माउंटेन के नाम से क्या जाना जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। किसको संरक्षित किया गया है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया गया। ठीक है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे संरक्षित किया गया, तो उसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया गया है। उद्दमंगलम या ऊटी नामक पहाड़ी स्थित है, तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, उसका नाम था बछेंद्री पाल। ठीक है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली कौन सी महिला पर्वतारोही हैं, तो वो हैं संतोष यादव। ठीक है। संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली है। आगे परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं, तो गंगोत्री एवं केदारनाथ के समीप अवस्थित कौन सी घाटियां हैं, तो क्रमशः भागीरथी और मंदाकिनी 2 घाटी स्थित हैं, जो कि गंगोत्री एवं केदारनाथ के बीच में समीप स्थित हैं। रोडोडेड्रॉन झाड़ियों के सहित अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई कौन सी घाटी है, तो वो है यूथांग घाटी, जो कि सिक्किम में पड़ती है। ठीक है। केरल के पलक्कड़ यानी कि पालघाट जिले में स्थित कौन सी घाटी है, तो शांत घाटी या मौन घाटी कहते हैं, या साइलेंट वैली इसको कहा जाता है। भरतपूजा नदी जो है वो सहायक नदी जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होते वो कौन सी नदी है, कुंती नदी है। मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के निकट प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है पथरकडावू जल विद्युत परियोजना, जो केरल में पड़ती है। ठीक है। पथरकडावू जल विद्युत परियोजना केरल में पड़ता है, जो कि मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क के निकट स्थित है। बड़े हिमनदों के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं, तो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में मिलते हैं। ठीक है। ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो फेक चेंगो ग्लेशियर पामीर क्षेत्र में पड़ता है, वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो लाहुल और स्पीति क्षेत्र के चंद्रा घाटी में स्थित है, वो क्या है, सोना पानी नाम है उसका। ठीक है। इसके बाद भारत के कुछ प्रमुख अन्य दर्रों के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में। चांगला दर्रा जो है ये इसकी अवस्थिति देखें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इसका नामकरण जो है चांगला बाबा मंदिर पर किया गया है। इसकी विशेषता है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ना। ठीक है। इसके बाद बुमला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद रोहतांग दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, और यह जो है लाहौल और स्पीति जिला का प्रवेश द्वार है। इसके बाद नीति दर्रा है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, इसकी ये विशेषता है। ठीक है। इसके बाद मुलिंगला दर्रा है। मुलिंगला दर्रा जो है ये गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है, और इसकी विशेषता है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ना। ठीक है। शीतकाल में आवागमन संभव नहीं है इसमें। अब बात करते हैं भारत ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं। देखिए, कराकोरम श्रेणी में सियाचिन है, हिस्पार है, बियाफो है, बाल्टोरो है, चोंगोलुंगमा है, खोर्दोजीन है और ससाइनी ग्लेशियर है। ये सारे हिमनद या फिर ग्लेशियर इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में। ये सारे कराकोरम ट्रांस हिमालय में स्थित ग्लेशियर हैं। ठीक है। जो कि आप मैप द्वारा भी देख सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार जो है सियाचिन, जो भारत का भूगोल लेखक प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससानी, ठीक है, का स्वरूप, भौतिक भूगोल का स्वरूप, जो कि इसमें बताया गया कि ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या ससानी। ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन की लंबाई जो है 45 मीटर है और ससानी की लंबाई जो है 11 मीटर है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन सबसे बड़ा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससानी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये आपको दोनों में डिफरेंट जानना है। वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार सियाचिन की लंबाई 76 किलोमीटर है, क्षेत्रफल 1056 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और ससानी की लंबाई 17 किलोमीटर है, क्षेत्रफल 33.51 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आगे है उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद के बारे में देख लेते हैं।
या ग्लेशियर के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है चौराबाड़ी हिमनद। चौराबाड़ी हिमनद या चौराबाड़ी ग्लेशियर जो कि ये रुद्रप्रयाग जिला केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में पड़ता है। दूसरा है मिलाम हिमनद जो कि ये कुमाऊं प्रक्षेत्र के स्थित मुख्य हिमनद है, ठीक है। और तीसरा है गंगोत्री हिमनद जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है और गंगा नदी इसी हिमनद या इसी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब भारत के पठार के बात करेंगे तो उसमें आता है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार में दक्कन ट्रैप है जो कि मुख्य भाग है और इसका आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है और इसकी मिट्टी मुख्यतः काली मृदा है, ठीक है। इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक फैला हुआ है। इसका निर्माण काल की बात करें तो क्रिटेशियस युग में अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था निर्माण काल दक्कन के पठार के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख पठार। अब देखिए भारत के प्रमुख पठार मैप वाइज देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार ये है, ठीक है। मालवा का पठार ये है और इसके बाद ये पघेलखंड का पठार है। तो तीनों पठार एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार उसके बगल में स्थित है। मेघालय का पठार यहाँ है और यहीं पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र का पठार यह है, कर्नाटक का पठार यह है, ठीक है। यह है दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र। इसके बाद आता है आपका तेलंगाना का पठार, ठीक है। आगे बात करते हैं मेघालय के पठार के बारे में। तो इसका अन्य नाम है कॉर्बी एंगलोंग पठार जो कि ये यूपी टेट के क्वेश्चन पूछा गया है, कॉर्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी। तो ये आप दोनों को याद रखना है, जिसको किसे कहा जाता है, मेघालय पठार को ही कहा जाता है। इसके बाद इसका स्वरूप जो है प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है और इसमें महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो गारो खासी और जयंतियाँ, ठीक है। इसका निर्माण जो है भ्रंशन के कारण मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय भाग के पृथक्करण से हुआ है। मालदा गैप की अवस्थिति पश्चिम बंगाल में है और इसकी विशेषता है मेघालय के पठार को छोटा नागपुर से अलग करने वाली संरचना इसकी विशेषता है। आगे स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो भारत के मध्यवर्ती भाग में जो है दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से निर्माण हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, ठीक है। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण कब हुआ, तो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ, ठीक है। छोटा नागपुर पठार की आकृति उदाहरण है, किसका उदाहरण है, एक अग्र गंभीर का। आगे बात करते हैं मालवा का पठार के बारे में जान लेते हैं। मालवा पठार की अवस्थिति जो है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मध्य उच्चभूमि जो है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसके अधिकतर भागों का नाम है, ठीक है। इसकी लंबाई है 530 किलोमीटर, चौड़ाई है 390 किलोमीटर मालवा का पठार की। इसका सीमा निर्धारण उत्तरी सीमा जो है अरावली पर्वत द्वारा लगती है, दक्षिणी सीमा जो है विंध्य श्रेणी द्वारा और पूर्वी सीमा जो है बुंदेलखंड पठार द्वारा लगता है। विशेषता इसकी जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है, फैला हुआ है। आगे बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की विशेषता के बारे में। तो छोटा नागपुर पठार जो मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि की अवस्थिति है। इसकी दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है छोटा नागपुर पठार। इसका विभाजन देख लेते हैं। तो 5 छोटे पठारों में इसको विभाजित किया गया है। हजारीबाग का पठार, बाह्य पठार, कोडरमा का पठार, रांची का पठार और पट पठार, ये 5 छोटे छोटे पठारों में इसको विभाजन किया गया है। विशेष तथ्य देख लेते हैं तो तीव्र स्कार्पो वाले ढाल हैं इस पर, ठीक है। इसका अन्य नाम है भारत का रूर। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पठार देख लेते हैं दंडकारण्य क्षेत्र। इसका विस्तार जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में है और यह लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, ठीक है। आगे तटीय भाग की बात करें तो भारत की तट रेखा, जिसमें तट रेखा की कुल लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें मुख्य भूमि से कुल दूरी, कुल तट की लंबाई जो है 2,094 किलोमीटर है और जिसमें मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है 5,422.6 किलोमीटर है, ठीक है। और सर्वाधिक लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है। सर्वाधिक छोटी तट रेखा जो है पुदुचेरी की है, राज्यों में गोवा की है, ठीक है।
अगर राज्यों की बात करें तो गोवा की है, वैसे पुदुचेरी सबसे छोटी तटरेखा है भारत की। इसके बाद तटीय सीमा देखें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी तटीय रेखा है। ठीक है, विस्तार देखेंगे तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में लगता है। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इतने सारे जो हैं ये तटीय क्षेत्र हैं, तटीय राज्य हैं। ठीक है, ये मैप में भी आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद आगे बात करते हैं तट से समुद्र की ओर आधार रेखा। ठीक है, तो अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। क्षेत्रीय सागर किसे कहा जाता है? तो किसी भी देश का प्रादेशिक जल क्षेत्र जो है तो क्षेत्रीय सागर कहते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है किसी भी देश के आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जल क्षेत्र जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है। अब विविध तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। तो भारत को सीमा शुल्क वसूली वित्तीय अधिकार प्राप्त कितना है, क्षेत्र जो है वो कितना प्राप्त है? तो समीपस्थ मंडल में आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक प्राप्त है। ठीक है, क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है तो 12 समुद्री मील तक मापी जाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंद महासागर का सूचक नाम क्या था? तो रत्नाकर था। तटीय अपर्दन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? लहरों की होती है। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से मापा जाता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप जिस झील का निर्माण हुआ वह कौन सी झील है? तो वो है गांधी सरोवर झील। ठीक है, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को भी कहा जाता है तो उसे आंतरिक जल कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारत के तट की। तो भारत के तटीय मैदान का भू आकृतिक आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण है। पहला है गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, जो कि गुजरात एवं दादरा नागर हवेली तथा दमन दीव तटीय भागों में विस्तृत है। दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान और तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, अब भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे तो परिचय में देखेंगे पश्चिमी घाट और अरब सागर 2 चीज़ें आती हैं और इसके बीच स्थित संकीर्ण मैदान है जो पश्चिमी तटीय मैदान होता है। और इसका विभाजन 3 भागों में करेंगे। उत्तरी भाग जिसको कहते हैं कोंकण तट जो है मुंबई से गोवा तक। ठीक है, मध्य भाग जिसको कर्नाटक तट या कनारा तट कहेंगे और ये गोवा से मंगलुरु के मध्य है। दक्षिणी भाग जिसको मालाबार तट कहेंगे और ये मंगलुरु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत का पूर्वी तट की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान में हुआ है। और उत्तरी सरकार तट महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच का मैदानी भाग को कहा जाता है। और कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश के फाल्स टीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कमोरी यानी कन्याकुमारी तक विस्तृत भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है पूर्वी घाट में, पूर्वी तट पर। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी तट पर जो है मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, मार्मुगांव गोवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल और न्यू मंगलूर कर्नाटक, ये इतने सारे बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित हैं। अब भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, पारादीप जो कि उड़ीसा में है, एन्नोर और न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। ये सारे इतने बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं। इसके बाद द्वीप समूह की बात करेंगे तो भारत बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, प्रमुख द्वीप समूह में अंडमान द्वीप समूह आता है जो कि इसका सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। और इस पर अंडमान द्वीप समूह पर लगभग 550 द्वीपों की संख्या है। इसकी उत्पत्ति जो तृतीयक पर्वत की श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुआ है। विशेष में बात करेंगे तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैलें इस पर ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण जल संधियाँ, स्ट्रेट और चैनल की बात कर लेते हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय भारत व मालदीव के मध्य है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। डंकन पास जो है वो लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य है।
कोको चैनल जो है कोको द्वीप या म्यांमार में पड़ता है, वह उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट जो है वह तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके बाद परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े दुर्लभ बृहत्कार रॉबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र जो है ये रॉबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। कोको द्वीप जो कि म्यांमार में और उत्तरी अंडमान के द्वीप क्या स्थित है? तो कोको चैनल स्थित है। ठीक है। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशियाई द्वीप कौन सा है? तो वो है सुमात्रा द्वीप। इसके बाद बैरन द्वीप की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थिति देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में स्थित है और यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप की बात करें तो अंडमान सागर में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो दोनों ज्वालामुखियों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो सर्वोच्च चोटी जो है माउंट थूलियर है जो कि 642 मीटर है और इस पर निकोबार द्वीप समूह में लगभग 22 द्वीपों की संख्या है। ठीक है। अरब सागर के द्वीप समूह की बात करेंगे तो लक्षद्वीप आता है अरब सागर में, एक ही द्वीप है और उसकी अवस्थिति देखें तो केरल के मालाबार तट के समीप स्थित है लक्षद्वीप। इसका पूर्व नाम था लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी दीवी था। ठीक है। वर्तमान नाम इसका लक्षद्वीप, वर्ष 1973 से इसको लक्षद्वीप कहा जाता है। विस्तार क्षेत्र जो है अरब सागर में केरल से कोच्चि के तट से 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है और इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या टोटल 36 है और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से पृथक करती है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और कावारत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है जो कि कावारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। एंडराड जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये सारी चीज़ें लक्षद्वीप के बारे में हो गई। अब देखते हैं 10 डिग्री चैनल। इसकी विशेषता अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों को अलग करना। ठीक है। बात कर लेते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये आंध्र प्रदेश पुलकट झील के निकट स्थित है और यह पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। भारत का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र स्थित द्वीप एलिफेंटा द्वीप की बात करते हैं तो यह मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। सालसेट द्वीप की बात करें तो पश्चिमी तट पर स्थित है और मुंबई एवं थाणे नगर इसी द्वीप पर भी स्थित है। ठीक है। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट द्वीप जो कि डिस्कशन हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसका अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। इसके आगे का जितना भी बाकी बचा है, अभी देखिए 25 पृष्ठ तक हुआ है, बाकी अभी बहुत सारे इसमें फैक्ट बचे हुए हैं तो उसके बारे में डिस्कस करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।